तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन को ऑन कर देना, जिससे आप हर पल का ज्यादा मजा ले सकेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। अब सुनिए, उस रात की बात है जब वीर प्रताप ने महल के बीचों बीच रक्षा प्राण सप्तघात मंडल की रचना पूरी की। बस अभी अभी महल से फैली हुई वो लाल लाल रेखाएं, वो जटिल आकृतियां हवा में तैर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आग जल रही हो। यान प्रांत के मंत्रियों के मन में हलचल मच गई। सब महल के द्वार पर इकट्ठे हो गए, चिंता से चेहरे पीले पड़ गए। पता नहीं अंदर क्या भयंकर घटना हो गई है। उधर वीर प्रताप जमीन पर बने उस लाल केंद्र बिंदु को देख रहे थे। यही था रक्षा प्राण सप्तघात मंडल का हृदय। उन्होंने अपनी देह में बहती आध्यात्मिक शक्ति को और तेज किया, फिर अपनी तर्जनी उंगली को दांतों से चीर दिया। ताजा खून की बूंदें टपक पड़ी ठीक उस केंद्र पर। पल भर में केंद्र से लाल लाल ज्योति फूटी एक सीधी रेखा में। वो ज्योतियां उनके रानियों और प्रियतमा के माथे पर जा लगी। फिर क्या था, उन सबके शरीर से लाल प्रकाश की लहरें उठने लगीं। उनके मन में अचानक कुछ नया जुड़ गया, जैसे पूरा यान प्रांत उनके साथ सांस ले रहा हो। मंडल की हर धड़कन, हर रक्षा रेखा अब उनकी समझ में आने लगी। वे भी अब इस महान रक्षा जाल से एकाकार हो चुकी थीं। तभी तेज कदमों की आहट हुई। कई स्त्री रक्षक दौड़ती हुई वायुमेघ महल में प्रवेश कर आईं। महाराज, बाहर बहुत से मंत्री द्वार पर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वीर प्रताप ने तुरंत समझ लिया, हुआ वही जो होना था। इतना बड़ा हलचल कोलाहल हुआ है, डर तो लगेगा ही। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जाओ बाहर वालों से कह दो ये शोर हमने ही मचाया है। कल प्रातःकाल सभा में सब बात बताएंगे। सब घर लौट जाएं। जो आ गया। रक्षिका ने सिर झुकाया और तेजी से चली गई। थोड़ी देर बाद महल द्वार पर खड़े मंत्री संदेश सुनकर चुपचाप लौट गए। सोचा, अगर सचमुच कोई बड़ा संकट होता तो देवतुल्य योद्धा मौजूद हैं, कुछ नहीं बिगड़ सकता। और अगर देवतुल्य भी न संभाल पाए तो हम जैसे साधारण मंत्री क्या कर लेते। फिर शाम ढलने लगी। वीर प्रताप मुजियान और बाकी रानियों को मंडल चलाना सिखा रहे थे। चू युकिन जैसी उच्च स्तर वाली स्त्रियां तो झट से समझ गईं, मंडल की शक्ति कैसे बुलाई जाए, कैसे नियंत्रित की जाए। लेकिन मुजियान, दाजो, शाजो की उन लड़कियों के लिए ये बहुत कठिन था। उनकी साधना कमजोर, पहले कभी युद्ध कला नहीं सीखी, नींव भी पतली थी। मंडल को पूरी तरह वश में करना उनके लिए पहाड़ जैसा काम था। शाम गहरा रही थी। वीर प्रताप अभी भी धैर्य से उन्हें समझा रहे थे। तभी एक दासी हाफती कांपती दौड़कर आए। महाराज, चेन वानरों, नोबल कंसोर्ट चेन महल लौट आए हैं। वीर प्रताप एक पल को ठिठक गए। चेन वानरों, वही जिन्होंने जाते वक्त कहा था कि इस साल पर्वत से नीचे उतरेंगी। मुजियान ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहन चेन इतने दिनों बाद लौटी हैं। आप पहले उनसे मिलिए। मंडल की साधना कल भी हो जाएगी। वीर प्रताप ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल फिर सिखाऊंगा। और वे यूनरोग महल की ओर बढ़ चले। यूनरोग महल का नाम उत्तर के राजकुमार भवन के यूनरोग आंगन से लिया गया था। पहले हर रानी का अलग अलग महल था, लेकिन अब सब एक साथ रहने की आदी हो गई थी। लिन वानयुन ने चेन वानरोग से अलग रहना ही नहीं चाहा, तो नाम वही रख लिया गया। कुछ लोगों ने कहा ये नाम शाही शिष्टाचार के विरुद्ध है। लिन वानयुन का नाम पहले, चेन वानरोग का बाद में, जबकि चेन वानरोग इंपीरियल नोबल कंसोर्ट है, लिन वानयुन सिर्फ नोबल कंसोर्ट। नाम तो रोनगयुन होना चाहिए। लिन वानयुन ने भी यही कहा, लेकिन वीर प्रताप ने टाल दिया। कारण साफ था, उत्तर के भवन में युन पहले इसलिए था क्योंकि लिन वानयुन बड़ी थी, चेन वानरोग की नजर में वे मासी थी। अब दोनों एक महल में हैं, तो वरिष्ठता का सम्मान होना ही चाहिए। ये छोटी मोटी बातें थीं, वीर प्रताप का मन इनमें नहीं उलझता था। जल्दी ही वे यूनरोग महल पहुंचे। चेन वानरोग लिन वानयुन के शयन कक्ष में फर्श पर बैठी थी। दोनों एक मेज पर रहस्यमयी चंद्र महल की बातें कर रही थीं। लिन वानयुन ने आखिरी बार चंद्र महल छोड़ा था, तब से कभी नहीं लौटी। अब सिर्फ चेन वानरोग के मुंह से खबरें सुनती हैं। कमल चिन्ह वाले गलीचे पर बैठी लिन वानयुन ने अपनी गोल मटोल कमर थोड़ी हिलाई और आह भरी। पता नहीं जीवन में कभी चंद्र महल लौट पाऊंगी या नहीं। उनके मन में अभी भी चंद्र महल के लिए मोह बाकी था। राजधानी छोड़ने के बाद उन्होंने वही ज्यादातर समय बिताया था। अब वीर प्रताप की पत्नी बनकर महल में रहती हैं, शायद जीवन भर यही रहना है। जीवन बुरा नहीं था। वो शरारती लड़का कभी कभी आकर छेड़ता रहता,
हाईआरएम में ढेर सारी बहनें, दिन मजेदार बीतते थे। फिर भी मन करता था एक बार लौटकर देख लूं। पता नहीं महाराज अनुमति देंगे या नहीं। चेन वानरोग ने उनकी उदासी देखी। नाजुक हाथ बढ़ाकर लिन वानयुन का हाथ थामा और बोली, आंटी युन, अगर जाना चाहती हैं तो महाराज से कह दीजिए, वे मान जाएंगे। लिन वानयुन ने सिर हिलाया, ऐसा आसान नहीं है बेटी। तुम महल की स्वामिनी हो, तुम्हारे बिना काम नहीं चलता। मैं तो बस एक साधारण बाल संवारने वाली थी। मेरे रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है? और अगर महाराज मान भी जाएं, तो लोग क्या कहेंगे? सम्राट की स्त्री इधर उधर घूम रही है और मैं लिन परिवार की बेटी बनकर विवाह किया है। पीछे पूरा खानदान है। कोई गलती हुई तो निंदा होगी, दोष लगेगा। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि द्वार पर से गहरी परिचित आवाज गूंजी, आंटी युन, अगर चंद्र महल जाना चाहती हो तो चली जाओ। कौन टोकने की हिम्मत करता है? आवाज रुकी नहीं कि वीर प्रताप कमरे में प्रकट हो गए। दोनों स्त्रियां तुरंत खड़ी हो गईं। महाराज को प्रणाम। वीर प्रताप ने हल्की मुस्कान दी। सीधे लिन वानयुन के पास गए। उनकी गोल मटोल देह को दोनों बाहों में भर लिया और बोले, मैंने कितनी बार कहा है, अंदर के महल में ये सब औपचारिकता नहीं चाहिए। फिर नजर चेन वानरोग पर गई। उनके पास गए, कमर में हाथ डाला और मुस्कुराए, मेरी प्रियतमा, आखिरकार पर्वत से उतर आई, और न उतरती तो शायद मुझे खुद चंद्र महल जाना पड़ता तुम्हें ढूंढने। चेन वानरोग ने शांत भाव से पूछा, महाराज, क्या मुझे इंपीरियल नोबल कंसोर्ट का पद देना उचित है? वे दूसरी स्त्रियों जैसी नहीं थीं। महल में ज्यादा नहीं रहती थीं। चंद्र महल में रहने वाली एक स्त्री कैसे इंपीरियल नोबल कंसोर्ट बन सकती है? उन्हें लगा ये पद बहुत ऊंचा है। वीर प्रताप हंसे, क्यों नहीं उचित? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। बस करो ये बातें। बहुत दिनों बाद मिले हैं। आज रात बहुत कुछ करना है। ये सुनते ही चेन वानरों के शीतल गालों पर लाली छा गई। फिर वीर प्रताप ने लिन वानयुन की ओर देखा, आंटी युन, अब हम आपका विश्राम नहीं भंग करेंगे। जब समय आएगा तुम रोंगरों के साथ चंद्र महल चली जाना। किसी की बात की चिंता मत करना। और कमरे में एक गहरी मधुर शांति छा गई, जैसे रात अभी और गहरी होने वाली हो। कहानी आगे बढ़ेगी, सुनते रहिए। अब सुनिए आगे की बात। लिन वानयुन अभी कुछ कहने ही वाली थी कि एक झटके में वीर प्रताप ने चेन वानरों को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। फिर छाया संक्रमण विद्या का प्रयोग और दोनों पल भर में गायब। खाली हॉल में लिन वानयुन ठिठक गईं। मन ही मन बोली, ये शैतान कभी नहीं सुधरता, हमेशा इतनी जल्दबाजी। सोचा अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, पड़ोस के कक्ष से वो मधुर उत्तेजक स्वर आने ही वाले हैं। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बिस्तर के पास गईं, कागज की एक लंबी पट्टी फाड़ी और दोनों कानों में ठूंस ली। बस अब शांति। उधर वीर प्रताप चेन वानरों को लेकर पड़ोसी कक्ष में पहुंचे। सीधे मुलायम सोफे पर जा बैठे। चेन वानरों अब उनकी गोद में आड़ी तिरछी बैठी थीं। वीर प्रताप की दोनों बाहें उनकी पतली कमर पर लिपटी हुई। फिर बोले, ये तुम्हारा शयन कक्ष है। देखो, कहीं कुछ बदलाव चाहिए तो बताओ, कल ही सज्जा करवा दूंगा। कक्ष यूनरोग आंगन की तरह ही सजा था, लेकिन अब चेन वानरोग इंपीरियल नोबल कंसोर्ट है। पद बहुत ऊंचा, कमरा भी बड़ा था। पुरानी सजावट अब थोड़ी खाली खाली लग रही थी। चेन वानरोग ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पूरा कक्ष नीले रंग का आधार, हल्के नीले पर्दे जिन पर सफेद इडलवाइस के फूल कड़े हुए। सब कुछ शुद्ध, ठंडा, शांत, जैसे चंद्रमा की ठंडी चांदनी बिखरी हो। शांत स्वर में बोली, ऐसा ही ठीक है। उन्हें ऐश्वर्य की परवाह नहीं थी, रहने लायक हो, बस यही काफी। वीर प्रताप उन्हें मुलायम सोफे पर लिटाने ही वाले थे, अपनी बेचैनी अपनी तरफ दिखाने। तभी चेन वानरोग ने फिर कहा, सम्माननीय गुरु ने कहा है कि धुंधली दुनिया की मुहरें 20 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगी। तुम्हें जल्दी तैयारी करनी चाहिए। ये सुनते ही वीर प्रताप चौंक गए। 20 साल से कम, इतनी जल्दी? उन्हें याद आया, लोग कहते थे मुहरें कम से कम 100 साल बाद टूटेंगी। अब अचानक 20 साल, वो भी पूरे 20 नहीं, थोड़े ही साल। युन शियान के शब्दों का मतलब 10-12 साल में धुंधली दुनिया के योद्धा इस संसार में आ धमकेंगे। ये तो बहुत तेज है। वीर प्रताप खामोश हो गए। चेन वानरोग ने उनकी मन की बात पढ़ ली। बोली, जब समय आएगा रहस्यमय चंद्र महल भी तुम्हारी मदद करेगा, धुंधली दुनिया से आने वाले बलवानों के खिलाफ। ये सुनकर वीर प्रताप होश में आए। पूछा, गुरु भी मेरी मदद करेगी? चेन वानरोग बोली, हाँ। गुरु मुंह से तुम्हें नीचा दिखाती हैं, लेकिन चंद्र महल लौटने के बाद कभी कभी तुम्हारा जिक्र करती हैं। वीर प्रताप हंसे, जिक्र? ऐसा लगता है जैसे पीठ पीछे शिकायत कर रही हो। चेन वानरोग चुप रही।
सच तो यही था, गुरु युन शियान कभी कभी कहती, वो कृतघ्न शिष्य मेरा। चुप्पी देख वीर प्रताप ने उनका ठोड़ी थामा, बोले बस ये बातें छोड़ो, रात अभी लंबी है, अब हमारी बातें करो। चेन वानरोग ने हल्के से हूं कहा। उनकी वो ठंडी ठंडी शर्मीली मुस्कान देख वीर प्रताप के मन में आग लग गई। उन्होंने उन्हें बिस्तर पर लिटाया और खुद ऊपर छा गए। प्रियतम से फिर मिलन हुआ था। चेन वानरोग ने सारी संकोच छोड़ दिया। अब वे खुलकर सक्रिय होकर अपना प्यार जता रही थी। मन से उन्होंने वीर प्रताप को पूरी तरह अपना पुरुष मान लिया था। उधर दायुए राजवंश सम्राज्ञी के शयन कक्ष के बाहर आंधी तूफान मचा हुआ था। बिजली कड़क रही थी, गरज गूंज रही थी। कई दिनों से बारिश हो रही थी, जैसे आकाश रो रहा हो। युए सम्राज्ञी सफेद अंतर्वस्त्र में खड़ी थी, खिड़की के पास। बाहर की बारिश भरी रात को निहार रही थी। उन्होंने वीर प्रताप और वू जुनवान के पत्र पढ़ लिए थे। पहले तो बहुत क्रोध आया, कितनी हिम्मत है इस वीर प्रताप की मुझे पत्र लिखने की, खुला अपमान। फिर धीरे धीरे शांत हुई। वो जुनवान के पत्र से लगा वो सचमुच वीर प्रताप से मोहित है। ये सुनकर युए सम्राज्ञी हैरान रह गईं। वो जुनवान को कोई पुरुष पसंद आ गया। इस वीर प्रताप में ऐसा क्या खास है? क्या उम्र ढलने से वो जुनवान अकेलेपन से तंग आ गई है? और वीर प्रताप युवा, सुंदर, बलवान, तो शायद इसी वजह से। राजकुमारियों के पुरुष प्रेमी रखना आम बात है। इससे पता चलता है कि स्त्रियों के भी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। वो जुनवान 30 के पार है, कभी पुरुष के निकट नहीं आई। शायद अब मन नहीं मान रहा। ठीक समय पर वीर प्रताप मिल गए, उनका प्रकार के और वो स्वभाव से छेड़छाड़ करने वाले। दोनों जुड़ गए। ये सोचकर युए सम्राज्ञी का चेहरा काला पड़ गया। तभी बाहर कड़कती बिजली चमकी, उसकी रोशनी में उनका उदास, क्रोधित चेहरा साफ दिखा। फिर वीर प्रताप के पत्र की बात याद आई। उसने सीधे समर्पण नहीं कहा, लेकिन पश्चिम की धुंधली क्षेत्र की मुहरें टूटने वाली हैं और उत्तर के बर्बर जनजाति में एक देवी प्रकट हुई है। मतलब साफ, धुंधली क्षेत्र खुला या बर्बर दक्षिण आए तो दायुए पर संकट। दूसरे शब्दों में समर्पण कर दो। ये सोचकर युए सम्राज्ञी ठंडे स्वर में बोली, हास्यास्पद, मुझे महासुम के आगे झुकना है। कितनी मूर्खता! किसने दी इस वीर प्रताप को इतनी हिम्मत कि वो सोचे मैं खुशी खुशी समर्पण कर दूंगी। धुंधली क्षेत्र की मुहरें टूटे या उत्तर के बर्बर कितने भी शक्तिशाली हों, जो भी दायुए को छूने की कोशिश करेगा उसे लौटने नहीं दूंगी। और वो आदमी वो जुनवान को इतना पसंद है तो एक दिन महासुम को हराकर उसकी शक्ति छीन लूंगी और वो जुनवान को पुरुष प्रेमी के रूप में दे दूंगी। आखिर एक पुरुष ही तो है, उसके लिए वो जुनवान से झगड़ा नहीं करूंगी। अभी युए सम्राज्ञी के मन में वीर प्रताप बस एक खिलौना था, वो जुनवान का। अगले दिन दरबार में लाल फीनिक्स वस्त्र पहने, फीनिक्स मुकुट सिर पर, युए सम्राज्ञी फीनिक्स सिंहासन पर विराजमान थी। नजरें दरबार में खड़े मंत्रियों पर घूम रही थी। तभी एक मंत्री बोला, महाराज्ञी, बर्बर जनजाति अब देवी के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली हो गई है। उनकी युद्ध रचनाएं भयंकर हैं। अगर उन्हें बढ़ने दिया तो जल्दी ही दायुए के लिए खतरा बन जाएंगे। दूसरा मंत्री बोला, महासुम ने महावू पर हमला कर दिया है। हालात देखें तो महावू का पतन तय है। महावू जीतने के बाद महासुम की नजर हम पर होगी। तब उत्तर के बर्बर, महासुम की सेना और ब्लैक ड्रैगन देश तीनों तरफ से दायुए घिर जाएगा। बच पाना मुश्किल होगा। फिर ढेर सारे मंत्री खड़े हुए। सबने अपनी चिंता जताई। सब जानते थे दायुए अब खतरे की कगार पर है। 3 मोर्चों से दबाव। अगर एक मोर्चा जल्दी नहीं सुलझा तो विनाश निश्चित। मंत्रियों की बातें सुन युए सम्राज्ञी चुप रही। बहुत देर बाद एक मंत्री ने कहा, महाराज्ञी, जब महासुम आखिरकार दायुए पर हमला करेगा ही तो क्यों न हम पहले हमला करें। महासुम अभी महावू से उलझा है। इतनी बड़ी सेना दायुए के खिलाफ नहीं भेज पाएगा। बस ये सुनते ही सारे मंत्री एक स्वर में बोले, हम विनम्र निवेदन करते हैं महाराज्ञी, महासुम पर सेना भेजें, उसे जीत लें। कहानी और गहराती जा रही है, आगे सुनिए। अब सुनिए। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सारे नागरिक और सैन्य मंत्री महासुम पर चढ़ाई करने की बात कर रहे थे। तभी युए सम्राज्ञी ने ठंडी सिसकारी भरी, चेहरा बिल्कुल भाव शून्य, बोली, तो तुम सब सोचते हो कि दायुए की सेना उन देवतुल्य योद्धाओं से भिड़ सकती है। ये सुनते ही दरबार में जो मंत्री चढ़ाई के पक्ष में थे उनके चेहरे उतर गए। क्या कहें, सब जानते थे महासुम के पास वे देवतुल्य हैं। एक देवतुल्य अकेला ही पूरी सेना को मिट्टी में मिला सकता है। दायुए के पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो देवतुल्यों का मुकाबला कर सके। सेना भेजना मतलब सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलना। फिर भी
अगर अभी हमला न किया तो महासुम महावु को खत्म करके सीधे दा युए पर टूट पड़ेगा। तब तो और भी कम मौका बचेगा। क्या दा युए को बस चुपचाप विनाश का इंतजार करना है? कुछ मंत्रियों के मन में उदासी छा गई। पुरखों ने कितनी मेहनत से इस अराजक भूमि पर राजवंश खड़ा किया था। बस कुछ पीढ़ियों में सब खत्म। तभी एक मंत्री को अचानक याद आया। तेजी से बोला, मंत्रीगण ने सुना है कि बर्बर जनजाति की युद्ध रचना बहुत भयंकर है। न सिर्फ देवतुल्य हमलों से रक्षा करती है बल्कि उसमें अपार शक्ति भी है। शायद बर्बरों की युद्ध रचना देवतुल्यों के खिलाफ काम आ सके। ये सुनते ही कुछ मंत्रियों को जैसे जीवन रक्षा का सहारा मिल गया। युद्ध मंत्रालय के सचिव खड़े हो गए। महाराजी, अगर सहायक मंत्री ली की बात सत्य है तो हमें हर हाल में बर्बरों की युद्ध रचना का रहस्य हासिल करना चाहिए। यही हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। बर्बरों की युद्ध रचना देवतुल्यों का मुकाबला कर सकती है, ये खबर खुद बर्बरों ने फैलाई थी। कईयों को शक था, लेकिन दा युए को देवतुल्यों से लड़ने का यही एक तरीका पता था। अगर झूठ भी हो तो कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता सचमुच काम कर जाए। और बर्बर रोज उस रचना का अभ्यास करते हैं। अगर बेकार होती तो रोज क्यों मेहनत करते। अभी बर्बरों ने रचना को पूरी तरह वश में नहीं किया। अब हमला करें तो वे उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये न सिर्फ दा युए की आखिरी उम्मीद है बल्कि उत्तर के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे अच्छा मौका भी। महासुम महावु में व्यस्त है। महावु को जीतना आसान लेकिन कब्जा बनाए रखना मुश्किल। महावु पुराना राजवंश है, आधा साल भी न लगा तो स्थिर नहीं होगा। महावु की उलझन में महासुम दा युए पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर उत्तर के बर्बरों को खत्म कर दिया तो बाद में महासुम आए भी तो दा युए को कम खतरा होगा। सारी ताकत एक मोर्चे पर लगा सकेंगे। तभी युए सम्राज्ञी की फीनिक्स जैसी आंखें दरबार में घूमी। सब बेचैन, आखिरी संघर्ष की सोच में डूबे हुए। फिर बोली, आज से दा युए युद्ध की स्थिति में है। महासुम की सीमा पर 1,00,000 सैनिक छोड़कर बाकी सारी सेनाएं उत्तर की ओर बढ़ें। आधे महीने बाद स्वयं मैं बर्बर जनजाति पर चढ़ाई करूंगी। ये सुनते ही पूरा दरबार घुटनों पर। महाराजी महान है, बुद्धिमान है। मन ही मन युए सम्राज्ञी हंसी। बुद्धिमान, ये तो मजबूरी की आखिरी चाल थी। सोच रही थी, अगर बर्बरों की युद्ध रचना सचमुच देवतुल्यों का मुकाबला कर सकती है तो शायद वो बर्बर देवी धुंधली दुनिया से आए हैं। उस स्त्री से भिड़ना आसान नहीं होगा। वे एकतव क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। छद्म देवतुल्य, खास विधि से साधना की है, ताकत असली देवतुल्य के करीब। लेकिन असली देवतुल्य नहीं है। धुंधली दुनिया छोड़कर आए हैं, वहां के असली देवतुल्य से कभी नहीं ली। शायद ताकत अब पहले जितनी नहीं रही। पता नहीं बर्बर देवी को हरा पाएंगी या नहीं। लेकिन इस संसार में आध्यात्मिक ऊर्जा कम है, उनकी ताकत सीमित, देवी की भी। अगर देवी धुंधली दुनिया की असली देवतुल्य भी हो तो भी जीत की अच्छी संभावना है। धुंधली दुनिया में उन्होंने देवतुल्यों को मार गिराया था। फैसला हो गया, उत्तर के बर्बरों पर चढ़ाए। दा युए ने तैयारी शुरू कर दी। दक्षिण पूर्व की सेनाएं जो महासुम से बचाव के लिए थीं, तेजी से उत्तर भेजी गईं। सीमा पर सिर्फ 1,00,000 सैनिक छोड़कर। दा युए के पास रेल नहीं थी, लेकिन सेना हटाने की रफ्तार बहुत तेज। आधे महीने में ज्यादातर सेना उत्तर पहुंच गई। दा युए की ये हलचल इतनी बड़ी थी कि बर्बरों के जासूसों ने तुरंत देख ली। जल्दी ही खबर पहुंची, दा युए बर्बर जनजाति पर हमला करने वाला है। खबर पहुंची बर्बर देवी मु युनशी के कानों तक। उत्तर भूमि, बर्बर देवी का शिविर। मु युनशी सोने के धागों से सिला वस्त्र पहने थी। शरीर पर सुनहरी चमक, सिर पर रत्नों का मुकुट रंग बिखेर रहा था। मुलायम सोफे पर लेटी थी। सफेद चिकना पेट खुला, लंबी टांगे फैली। हाथ में ताजा आई खबर दा युए से। हाथ सफेद जैद जैसे। खबर पढ़ी, चेहरा भावहीन। थोड़ी देर बाद ठंडे स्वर में बोली, लगता है महासुम ने दा युए पर बहुत दबाव डाला है, वरना युद्ध रचना का विचार भी नहीं आता। पता नहीं किसने दा युए को इतनी हिम्मत दी कि मेरे महल की सेना पर हमला करने की सोचे। जमीन पर घुटनों के बल बैठे बर्बर सैनिक ने पूछा, देवी अब क्या करें? मु युनशी ने उदासीन स्वर में कहा, तुरंत सभी जनजाति प्रमुखों को बुलाओ। दा युए युद्ध रचना का असर देखना चाहता है तो मैं पूरी तरह संतुष्ट करूंगी। शुरू में मु युनशी सतर्क रहना चाहती थी। बर्बर सैनिक रचना में निपुण हो जाएं, फिर दक्षिण जाकर सारे बड़े राजवंशों को एक साथ खत्म कर दें। लेकिन युए सम्राज्ञी इतनी निडर निकली, जल्दी हमला कर दिया। स्त्री होने के नाते मु युनशी को उनकी हिम्मत की कद्र हुई। लेकिन नजर में ये अंडा पत्थर से टकराने जैसा था। वे दक्षिण नहीं आई, इसका मतलब कमजोर नहीं, बस सबको एक साथ मिटाना चाहती थी।
अगर कोई खुद मौत के मुंह में आ रहा है तो रोकना नहीं। जल्दी ही बर्बर जनजातियों के सभी प्रमुख इकट्ठे हो गए। बर्बर सेना भी बहुत कम समय में तैयार। दा युए और बर्बर जनजाति के बीच युद्ध छिड़ने ही वाला था। उधर महासिया राजवंश चेन वानरों के यान प्रांत आने के बाद से वीर प्रताप रोज प्रेम की मस्ती में डूबे रहते। कल रात फिर चेन वानरों के शयन कक्ष गए। उन्हें पूरी तरह उत्तेजित कर दिया। उस ठंडी ऊंची देवी सी स्त्री के सामने जीत की इच्छा हमेशा बहुत तेज रहती। अफसोस कि इतने दिनों की मेहनत के बावजूद चेन वानरों गर्भवती नहीं हुई। साबित हुआ संतान प्राप्ति में बल से ज्यादा किस्मत का हाथ होता है। जबरदस्ती से चमत्कार नहीं होते। सुबह सुबह वीर प्रताप कोमल सुगंध की गोद में गहरी नींद में थे। तभी द्वार पर बाई किनकिन की नर्म आवाज आई। महाराज जागे या नहीं? आवाज धीमी थी लेकिन वीर प्रताप की इंद्रियां तेज। सुन ली, तुरंत आंखें खोली। सिर उठाने ही वाले थे कि चेन वानरों की नाजुक जैद सी उंगलियां अभी भी उनके सिर को थामे हुए थी, हिलने नहीं दे रही थी। कहानी और रोमांचक मोड़ ले रही है। सुनते रहिए। अब सुनिए। चेन वानरों की नाजुक उंगलियां अभी भी वीर प्रताप के सिर को थामे हुए थीं। वो हमेशा इसे थोड़ा अजीब सा महसूस करते थे, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती हो, लेकिन ये माँ नहीं, उनकी प्रियतमा थी। तभी चेन वानरों को लगा कि उनका सिर हिला। वे जाग चुके हैं। धीरे से हाथ हटाया। वीर प्रताप ने दोनों हाथों से चेन वानरों के बालों के दोनों ओर सहारा लिया। धीरे धीरे उठकर बैठ गए। नीचे लेटी उनकी जैद सी सुंदर मुखमंडल को निहारने लगे। चेहरा सफेद जैद से तराशा हुआ, चिकना, कोमल, पवित्र आभा बिखेरता हुआ, ठंडा, दूर का, लेकिन हल्की सी शर्म से लाल। देखते ही मन मोह लिया जाता। एक नजर चेन वानरों पर डाली, फिर द्वार की ओर मुड़े। बाई किनकिन खड़ी थी। पूछा, बाय, कोई बात है? बाई किनकिन ने तुरंत जवाब दिया, महायुए ने बर्बर जनजाति से युद्ध छेड़ दिया है। ये सुनकर वीर प्रताप एक पल को ठिठक गए। सुबह सुबह इतनी बड़ी खबर? कोई आश्चर्य नहीं, बाई किनकिन आई। वे जानती थी सुबह वीर प्रताप अपनी प्रियतमाओं की गोद में देर तक लेटे रहना पसंद करते हैं। जब तक कोई बहुत जरूरी बात ना हो वे कभी नहीं जगाती। महायुए और बर्बरों का युद्ध महासुम के लिए बड़ा मायने रखता था। आखिर महासुम का अगला निशाना महायुए ही था। वीर प्रताप ने फिर नीचे लेटी चेन वानरों की ओर देखा। गाल पर प्यार से हाथ फेरा, धीमे स्वर में बोले, रोंगरो, कुछ काम आ गया है, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। चेन वानरों ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, जाए। वीर प्रताप ने और देर नहीं की, उनके ऊपर से उतरे। चेन वानरों ने मदद की, जल्दी से वस्त्र पहने और शयन कक्ष से निकल गए। थोड़ी देर बाद वे शाही अध्ययन कक्ष में पहुंचे। लियांग ज़ोंग पहले से खड़े इंतजार कर रहे थे, महायुए और बर्बरों के युद्ध की रिपोर्ट देने। वीर प्रताप को देखते ही लियांग ज़ोंग ने झुककर प्रणाम किया। महाराज को प्रणाम। महाराज चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। वीर प्रताप ने उदासीन स्वर में कहा, रहने दो ये रस्में। सीधे मेज के पीछे जाकर बैठ गए। बोले, सेनापति लियांग, महायुए ने इस समय बर्बर जनजाति पर हमला क्यों किया? कोई ठोस कारण पता चला? उन्हें उत्सुकता थी, युए सम्राज्ञी अचानक बर्बरों पर टूट क्यों पड़ी? बर्बरों का क्षेत्र विशाल था, जनजातियां भागने में माहिर। महायुए की सेना जीत भी जाए तो बर्बर उत्तर पश्चिम की गहराइयों में छिप जाते। थोड़े दिनों बाद फिर निकल आते। महायुए कुछ नहीं कर पाता। लियांग ज़ोंग ने जवाब दिया, जासूसों की जांच से पता चला है कि महायुए ने बर्बरों पर चढ़ाई इसलिए की क्योंकि बर्बर युद्ध रचना का अभ्यास कर रहे हैं। युद्ध रचना? वीर प्रताप ने दोहराया और गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें युद्ध रचना के बारे में पहले सुना था। भविष्य में महासुम के लिए समस्या बन सकती थी, लेकिन अभी महावु को खत्म करने में व्यस्त थे, उत्तर पश्चिम की जनजातियों पर ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी कई जासूस भेजे थे बर्बरों की युद्ध रचना का ठीक ठीक पता लगाने। लियांग ज़ोंग आगे बोले, अफवाह है कि बर्बरों की युद्ध रचना न सिर्फ देवतुल्य हमलों को सह सकती है, बल्कि उसमें अपार शक्ति भी है। महायुए के कुछ लोग सोचते हैं अगर ये रचना हासिल हो गई तो भविष्य में महासुम से मुकाबला कर सकेंगे। ये सुनकर वीर प्रताप हल्के से हंसे। तो यही मकसद था। अगर महायुए उत्तर जाकर बर्बरों को खत्म कर दे तो दबाव कम होगा और रचना भी हाथ लगेगी, दोनों फायदे एक साथ। सबसे बड़ा फायदा, महासुम अभी महावु में उलझा है, उत्तर पश्चिम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। महायुए के लिए अच्छा मौका। सोच विचार कर वीर प्रताप बोले, महायुए के जासूस सक्रिय रखो। हमेशा महायुए और बर्बरों की स्थिति पर नजर रखो, खासकर बर्बरों की युद्ध रचना पर। मुझे ठीक ठीक पता चले कि ये रचना कितनी प्रभावी है। लियांग ज़ोंग ने सिर झुकाया, जो आज्ञा महाराज।
फिर आस्तीन में छिपाई रिपोर्ट निकाली। महाराज, ये महायुए के जासूसों से आई रिपोर्ट है। बाई किंग आगे बढ़ी, रिपोर्ट ली और वीर प्रताप को सौंपी। वीर प्रताप ने खोली, नजर दौड़ाए। बात वही थी जो लियांग जोंग ने कही। पूरा महायुए दरबार बर्बरों की युद्ध रचना पर आखिरी उम्मीद टिकाए बैठा था। मन ही मन सोचे, काश ये रचना इतनी कारगर न हो। अगर सचमुच देवतुल्यों का मुकाबला कर ले तो उत्तर के बर्बर मेरी विश्व विजय में देरी कर सकते हैं। रिपोर्ट पढ़ ली। लियांग जोंग बोले, महाराज, अगर कुछ और नहीं तो मैं विदा होता हूं। वीर प्रताप ने कहा, जा सकते हो। लियांग जोंग ने प्रणाम किया और चले गए। वे चले गए तो वीर प्रताप ने बाई किंग से कहा, बाई, ये रिपोर्ट महापंडित जुगे को भेज दो। बाई किंग ने पत्र लिया और अध्ययन कक्ष से निकल गईं। वीर प्रताप सोच में पड़ गए, अगर बर्बरों की युद्ध रचना सचमुच देवतुल्यों से लड़ सकती है तो बर्बर देवी की पहचान साधारण नहीं, उसकी ताकत अभी अज्ञात है। घास के मैदानों में उनके जासूसों को सिर्फ इतना पता था, बर्बर देवी बहुत शक्तिशाली है। कितनी, कोई नहीं जानता। सारी जनजाति के प्रमुख मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इतने कम समय में पूरी बर्बर जनजाति को एकजुट करना उसकी ताकत का प्रमाण। शायद ये बर्बर देवी भी किसी दूसरी दुनिया से आए हो, देवतुल्य क्षेत्र तक पहुंच चुकी हो। देवतुल्य से युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। पल भर में महायुए और बर्बर जनजाति का युद्ध पूरी तरह भड़क उठा। युए सम्राज्ञी खुद आगे थी। बर्बरों की आगे की सेनाएं टिक नहीं पाईं। कुछ ही दिनों में बर्बरों की अग्रिम टुकड़ियां बिखर गईं, भागने लगीं। उत्तर पश्चिम भूमि, महायुए का मुख्य सेनापति का शिविर। युए सम्राज्ञी काले सोने के कवच में सजी बर्बर भूमि का नक्शा देख रही थी, गहन चिंतन में। शिविर में कई सेनापति चुपचाप खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा। बहुत देर बाद युए सम्राज्ञी बोली, हम अब बर्बर राजधानी के पुराने स्थल के करीब पहुंच गए हैं। अभी तक उन्होंने युद्ध रचना का इस्तेमाल नहीं किया। ये थोड़ा संदिग्ध है। जासूसों की खबर से पता था बर्बर देवी ने जनजाति एकजुट की थी, तब से युद्ध रचना का अभ्यास लगातार चल रहा था। लेकिन अब तक दा युए की सेना के खिलाफ उस रचना का इस्तेमाल नहीं हुआ। रास्ता बहुत आसान रहा, असामान्य रूप से। युए सम्राज्ञी को शक था, शायद बर्बर देवी जानबूझकर आगे की सेनाओं को रचना इस्तेमाल नहीं करने दे रही। मकसद हमारी सेना को गहराई में खींचना, फिर घेरकर नष्ट करना। हालात देखकर ये संभावना बहुत लग रही थी। एक सेनापति बोला, क्या पता बर्बरों के पास कोई असली युद्ध रचना ही न हो, ये सिर्फ अफवाह हो। दूसरा बोला, बर्बर अफवाह क्यों फैलाएंगे, और हमारी अपनी जानकारी से पता चला है अफवाह नहीं हो सकती। पहला फिर बोला, लेकिन अब हम बर्बर राजधानी के पुराने स्थल पर पहुंचने वाले हैं। अभी तक रचना का इस्तेमाल नहीं। अगर सचमुच ऐसी रचना होती तो अब तक क्यों न इस्तेमाल की। युद्ध का असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। सुनते रहिए। अब सुनिए। मुख्य सेनापति के शिविर में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे महासेनापति हैरान थे, बर्बर सेना ने युद्ध रचना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर इतनी शक्तिशाली रचना है तो दा युए की सेना के सामने क्यों नहीं उतारी। अभी तक तो बर्बर सेना कागज की तरह बिखर रही है, जैसे कोई असली ताकत हो ही नहीं। तभी एक महान सेनापति ने अलग राय रखी। युए सम्राज्ञी की ओर देखकर बोला, महाराजी, मेरे ख्याल से बर्बरों ने रचना इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि उनके पास रचना तो है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह वश में नहीं किया। अफवाह वाली रचना में महारत हासिल नहीं हुई। अगर सचमुच महारत हासिल हो जाती तो दा युए की सेना को उत्तर की ओर मार्च करने की जरूरत ही न पड़ती। बर्बर देवी खुद दक्षिण पर चढ़ाई कर देती। ये सुनकर शिविर में मौजूद सेनापतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। बात में दम लग रहा था। पहले की खबरों से पता था बर्बर जनजाति कोई खास युद्ध रचना का अभ्यास कर रही है। शायद दा युए ने समय पर हमला कर दिया, इसलिए बर्बर अभी रचना में निपुण नहीं हो पाए। इसलिए दा युए की सेना से टकराते ही भागने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। सब यही सोचने लगे कि महान सेनापति की बात बिल्कुल सही है। तभी युए सम्राज्ञी ने शांत स्वर में कहा, ऐसा भी नहीं है। दो शब्दों ने सबका ध्यान खींच लिया। सब युए सम्राज्ञी की ओर मुड़े। वे आगे बोली, बर्बर देवी हमें गहराई में खींचना चाहती है। हमारी आपूर्ति की रेखाएं काटकर दा युए की मुख्य सेना को एक झटके में नष्ट करना चाहती है। ये सुनते ही सेनापति ठिठक गए। युए सम्राज्ञी की बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि ये बहुत संभव लग रहा था। शायद यही बर्बर देवी की चाल है। युए सम्राज्ञी ने जारी रखा, खबरों से पता है कि बर्बर देवी की रचना का अभ्यास काफी समय से चल रहा है। पूरी तरह न सही, लेकिन कुछ तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इतने दिनों तक एक बार भी न इस्तेमाल करना संभव नहीं लगता। सबने उनकी बात सुनी।
एक सेनापति ने पूछा, तो महाराजी अब आगे क्या करें? आगे बढ़ते रहें तो आपूर्ति की रेखा बहुत लंबी हो जाएगी, सामान पहुंचाने में दिक्कत होगी, संभावना बहुत है कि रसद रुक जाए। युवा सम्राज्ञी चुप हो गईं। मेज पर बिछे नक्शे को घूरती रहीं जैसे कोई गहन विचार मन में घूम रहा हो। बहुत देर बाद बोली, अभी यहीं डेरा डालो, आगे की टोह लेने के लिए अग्रिम दस्ता भेजो। ये सम्राज्ञी देखना चाहती है कि बर्बर देवी कितने दिनों तक चुप रह सकती है। आदेश होते ही दायुए ने तुरंत अग्रिम घुड़सवार दस्ता भेज दिया। वो बर्बर क्षेत्र की गहराइयों में घुस गए। उधर बर्बर राजधानी के शिविर में मु युनशी भी नक्शा देख रही थी। भेड़ की खाल पर बने नक्शे के चिन्हों पर नजर डाली, फिर बोली, दूसरी तरफ अब हमारी चाल समझ गई होगी। उनकी रफ्तार धीमी हो गई है, 2-4 दिन में आगे बढ़ना बंद कर देंगे। तभी एक बर्बर जनजाति प्रमुख आगे बढ़ा, बोला, देवी, हमें रेत जादूगर जनजाति को आगे भेज दीजिए। हमारी जनजाति ने सबसे पहले आपकी रचना सीखी है, सबसे अच्छे से जानते हैं। बस 2 घंटे दो, हम दायुए की सेना को चूर चूर कर देंगे। मु युनशी ने रेत जादूगर राजा की ओर देखा। सच था, रेत जादूगर जनजाति ने सबसे पहले अभ्यास शुरू किया था। उनके योद्धा बहुत शक्तिशाली, ढेर सारे उच्च स्तर के योद्धा रचना चलाने में लंबा समय टिक सकते थे। मु युनशी ने उनकी रचना देखी थी, लेकिन अभी तक असली युद्ध में आजमाए नहीं गई थी। सुप्रीम सवारी ड्रैगन एरे की कितनी ताकत दिखा पाएगी, ये अनिश्चित था। रेत जादूगर राजा की उत्सुकता देख अन्य प्रमुख चुप नहीं रह सके। सब अपनी बारी मांगने लगे। देवी, काली जल जनजाति को मौका दीजिए। रेत जादूगरों को पहले अभ्यास मिला, लेकिन असली युद्ध का अनुभव हमारे पास है, दूसरी जनजातियों से लड़ते वक्त इस्तेमाल किया था। देवी, हमें दो दोहुआई जनजाति को। देवी, हमारी बारी। शिविर में हंगामा मच गया, सब आगे बढ़ने को बेताब। सब जानते थे जो अग्रिम दस्ता बनेगा उसे सबसे बड़ा यश मिलेगा। दायुए जीतने पर देवी से इनाम भी सबसे ज्यादा। कोई पीछे नहीं हटना चाहता था। तभी मु युनशी ने कहा, रेत जादूगर राजा, तुम इतने उत्सुक हो तो ये महल तुम्हें ये अवसर देता है। उम्मीद है तुम निराश नहीं करोगे। मु युनशी का फैसला सुन रेत जादूगर राजा बहुत खुश हो गया। घुटनों पर बैठकर बोला, धन्यवाद देवी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तभी बाहर से एक बर्बर सैनिक की आवाज आई, देवी, आगे से युद्ध रिपोर्ट। मु युनशी ने शांत स्वर में कहा, अंदर आओ। सैनिक अंदर आया, घुटनों पर बैठा और बोला, देवी, दायुए ने डेरा डाल लिया है, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन अग्रिम घुड़सवार दस्ता अभी भी गहराई में घुस रहा है। ये सुनकर मु युनशी हल्के से मुस्कुराई, बोली, लगता है युए सम्राज्ञी ने हमारी चाल समझ ली तो अब आगे नहीं बढ़ेंगी, अब हमारी बारी है। शब्द खत्म होते ही मु युनशी ने सेना की व्यवस्था शुरू कर दी। जल्द से जल्द दायुए की मुख्य सेना को कुचलना था, फिर युए सम्राज्ञी से निपटना। वे दायुए को अच्छे से जानती थीं। सम्राज्ञी का महत्व कितना है सब जानती थीं। अगर इस युद्ध में सम्राज्ञी को हरा दिया तो दायुए पर कब्जा तय। शुरू में 5 साल बाद हमला करने का इरादा था सावधानी के लिए, लेकिन युए सम्राज्ञी खुद दरवाजे पर आ धमकी, अब दोष किसका। आधे दिन से भी कम समय में दायुए के अग्रिम घुड़सवारों को दूर से विशाल बर्बर सेना दिखी। इतनी जल्दी असली बर्बर ताकत से टकराने की उम्मीद नहीं थी। घुड़सवार तेजी से लौटे और खबर दी, युए सम्राज्ञी ने सुना बर्बर सेना फिर से इकट्ठी हो गई है, हमला करने को तैयार। उनका शक सही निकला, वे सचमुच घेर में फंसाए गए थे। लेकिन युए सम्राज्ञी बिल्कुल नहीं घबराईं। दायुए के जन्म से लेकर अब तक बर्बरों से सैकड़ों युद्ध हुए, ज्यादातर में दायुए जीता। बर्बर उत्तर पश्चिम की गहराइयों में छिप जाते थे। कुछ बर्बर तो समझ गए कि दायुए से नहीं जीत सकते, उत्तर भूमि की ओर भाग गए। अब युए सम्राज्ञी के मन में युद्ध की आग भड़क रही थी। बहुत दिनों बाद कोई लायक दुश्मन मिला था। उन्हें एहसास हो रहा था बर्बर देवी साधारण नहीं, भयंकर शत्रु होगी। शाम ढल रही थी, लाल सूरज डूब रहा था। दायुए ने सेना को युद्ध रचना में खड़ा कर दिया, बर्बर सेना का इंतजार। कुछ देर बाद दूर क्षितिज पर अनगिनत काले साए उभरे। डूबते सूरज की लालिमा में बर्बर सैनिकों पर कांसे जैसी चमक थी, जैसे कांसे का कवच पहने हो। बर्बर सैनिकों की संख्या अपार, ये असली मुख्य सेना थी। तगड़े योद्धा, ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट। अब दायुए के सैनिकों को समझ आया, पहले जो बर्बर लड़े थे वे छोटी छोटी जनजातियों के थे। बर्बर सेना की आभा इतनी भयंकर थी कि जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, दायुए के घोड़े डर से हिनहिना रहे थे। कुछ तो भागने को तैयार। घोड़ों का हाल तो ठीक, लेकिन दायुए के सैनिक भी कांप रहे थे, जैसे कोई भयानक राक्षस उन्हें घूर रहा हो।
शरीर में अनजाने सिहरन दौड़ रही थी। युद्ध का असली महासंग्राम अब शुरू होने वाला है। सुनते रहिए, अब सुनिए। उस शाम की लालिमा में युद्ध का मैदान जैसे आग की तरह जल रहा था। यूएस सम्राज्ञी काले सोने के कवच में सजी एक मजबूत सफेद घोड़े पर सवार थी। कमर में लंबी तलवार लटक रही थी। बालों की चोटी हवा में लहरा रही थी। पूरा रूप देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई योद्धा देवी धरती पर उतर आए हो। दूर बर्बर सेना की घनी पंक्तियां खड़ी थीं। सम्राज्ञी की नजरें उन पर टिकीं, लेकिन बर्बर देवी कहीं नहीं दिखी। भौहें सिकुड़ी। क्या वो देवी दायुए को इतना तुच्छ समझती है कि बस सेना भेजकर खुद नहीं आई? बर्बर सेना आगे नहीं बढ़ रही थी। दूर खड़ी, स्थिर, जैसे किसी के आदेश का इंतजार कर रही हो। यूएस सम्राज्ञी ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया, रचना बनाओ, हमला करो। शब्द निकलते ही दायुए की सेना में हलचल हुई। पंक्तियां बदलने लगीं, तेजी से शंकु आकार में बदल गईं। हमले की रचना। बर्बर देवी आए हो या नहीं, सम्राज्ञी को फर्क नहीं पड़ता था। जल्दी निपटाना था, इसलिए सीधे हमलावर रचना में आ गईं। उधर रेत जादूगर राजा की सेना ने भी रचना बदली। बर्बर सेना भी शंकु आकार में आ गई। दोनों तरफ हमलावर मुद्रा। ये देख कुछ दायुए के सैनिकों के मन में हल्की हंसी आई। यही वो मशहूर युद्ध रचना है। इतनी ही बात, देवतुल्यों से लड़ने वाली रचना। कुछ खास नहीं लग रही। ऐसी रचना से क्या होगा? सैनिकों को लगा जीत हाथ में है। लेकिन तभी बर्बर रचना से सींगों की तेज आवाज गूंजी। फिर मैदान पर ढोल की गड़गड़ाहट। तुरंत दायुए की ओर से अनगिनत तीरों की बौछार छूट गई। आकाश काला पड़ गया। तीरों की घनी बारिश बर्बर सेना पर बरसने वाली थी, लेकिन बर्बर सैनिकों में जरा भी घबराहट नहीं। रेत जादूगर राजा ने जोर से चिल्लाया, रचना जागो। उसके शरीर से सच्ची ऊर्जा फूटी। जैसे ही वो ऊर्जा बाहर आई, बर्बर योद्धाओं के शरीर से भी सच्ची ऊर्जा खींचने लगी। ये देख यूएस सम्राज्ञी की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ है। रेत जादूगर राजा तो महागुरु है, उसके लिए सच्ची ऊर्जा छोड़ना स्वाभाविक। लेकिन बर्बर सैनिक, कई तो सिर्फ प्रथम श्रेणी के योद्धा थे, फिर भी उनकी ऊर्जा खींच रही थी। कैसे? सच्ची ऊर्जा निकलते ही बर्बर सेना के पैरों तले एक विशाल सुनहरा मंडल उभरा। ठीक उसी पल जब दायुए के तीर बर्बरों पर गिरने वाले थे, रचना पूरी हुई। आकाश में ड्रैगन की गरज गूंजी। सारे तीर हवा में ठहर गए, फिर पीछे लौट गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार ने रोक लिया हो। बर्बर सेना के ऊपर एक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ, विशाल, भयंकर, आकाश को चीरता हुआ। ये देख दायुए के सैनिकों के चेहरे सफेद पड़ गए। पहली बार ऐसी दृश्य देख रहे थे। डर से कांप उठे। यूएस सम्राज्ञी ने मन ही मन सोचा, सच में ये बर्बर देवी किसी दूसरी दुनिया से आई है। इस संसार में ऐसी रचना संभव नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि अफवाह थी, ये रचना देवतुल्यों से लड़ सकती है। अब मुश्किल हुई। सैनिक डर से बिखरने लगे। रेत जादूगर राजा ठहाका लगाकर हंसा, हाँ हाँ हाँ, दायुए के चूहों, सूरज की आखिरी किरणें देख लो, जल्दी ही तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। और सुनहरा ड्रैगन को दायुए की रचना की ओर भेज दिया। सम्राज्ञी कुछ कर पाती, उससे पहले ड्रैगन ने आगे की पंक्तियों को तहस नहस कर दिया। दायुए की रचना बिखर गई। सेना अस्त व्यस्त, लेकिन यूएस सम्राज्ञी के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं। वे जान चुकी थी इस रचना में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। रचना इसलिए चली क्योंकि सबकी सच्ची ऊर्जा खींच ली गई, यहां तक कि निम्न स्तर के योद्धाओं की भी। इस संसार में सच्ची ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति है। साधारण योद्धाओं के शरीर में बहुत कम शक्ति होती है। जबरदस्ती खींची गई, देवतुल्य न होने वाले योद्धाओं की शक्ति से इतनी बड़ी रचना लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अगर दायुए कुछ भी न करे तो रचना खुद ब खुद टूट जाएगी, और रचना टूटते ही बर्बर सैनिक युद्ध क्षमता खो देंगे। इसलिए रेत जादूगर राजा इतनी जल्दबाजी में हमला कर रहा था, रचना खत्म होने से पहले दुश्मन को खत्म करना चाहता था। अफसोस, उसका सामना यूएस सम्राज्ञी से था। तभी सम्राज्ञी उछली, सफेद घोड़े पर खड़ी हो गईं, तलवार थामी, उंगलियां तलवार की धार पर फेरी। एक तेज झनकार गूंजी। दूर एक छोटी पहाड़ी पर मुयुंशी ये सब देख रही थी। भौहें चढ़ाईं, मन ही मन बोली, ये तलवार कला इस संसार की नहीं। यूएस सम्राज्ञी की पहचान साधारण नहीं। साधारण मार्शल दुनिया में तलवार इरादा जैसी शक्ति संभव नहीं। रेत जादूगर राजा को अभी तक एहसास नहीं हुआ था। वो सुनहरा ड्रैगन नियंत्रित कर रहा था। हंसते हुए बोला, सुंदर देवी, मैं आ रहा हूं। ड्रैगन फिर गरजा और सीधा यूएस सम्राज्ञी पर झपटा। दायुए के सैनिक पत्थर हो गए। सोचा, सम्राज्ञी अब नहीं बचेंगी। ड्रैगन के जबड़े जैसे जैसे नजदीक आए, सम्राज्ञी ने तलवार घुमाई।
विनाशकारी तलवार इरादे से भरी तलवार ऊर्जा फूटी। एक ही वार में सुनहरा ड्रैगन 2 टुकड़ों में कट गया। ड्रैगन गायब होते ही रचना टूट गई। सुप्रीम सोआरिंग ड्रैगन रचना में शामिल बर्बर सैनिकों पर प्रतिक्रिया हुई। मुंह से खून की धार। रेत जादूगर राजा बुरी तरह घायल। कई सैनिक जमीन पर गिरे, सांसें थम गईं। ये देख बाकी बर्बर जनजातियों के सैनिक स्तब्ध रह गए। इतनी शक्तिशाली रचना और एक तलवार के वार से खत्म। सम्राज्ञी इतनी बलवान। देवी ने कहा था ये रचना देवतुल्य से लड़ सकती है, फिर इतनी कमजोर क्यों? देवी तो झूठ नहीं बोलती। क्या ये सम्राज्ञी खुद देवतुल्य है और सबसे शक्तिशाली में से एक? मु युनशी के पास खड़े कई जनजाति प्रमुख चुप थे। मु युनशी ने शांत स्वर में पूछा, क्या कोई और आजमाना चाहता है? कोई नहीं बोला। सबने देख लिया था ये सम्राज्ञी से मुकाबला नहीं हो सकता। मु युनशी ने उनकी मन की बात पढ़ ली। उदासीन स्वर में बोली, रेत जादूगर राजा की रचना इतनी जल्दी टूटी क्योंकि उसका नियंत्रण कमजोर था। तुम सबको और अभ्यास चाहिए। फिर वे धीरे धीरे दूर की ओर बढ़ी। जनजाति प्रमुखों ने राहत की सांस ली। रचना ने सम्राज्ञी को नहीं हराया, लेकिन देवी तो है ना। देवी की देवतुल्य ताकत से ये सम्राज्ञी को मिटाना आसान होगा। महायुद्ध का असली मोड़ अब आ रहा है। सुनते रहिए, अब सुनिए। उस युद्ध भूमि पर सूरज डूब चुका था, लेकिन आकाश में अभी भी लालिमा बाकी थी, जैसे खून की नदियां बह रही हो। ये सम्राज्ञी ने एक ही तलवार वार से सुप्रीम सोआरिंग ड्रैगन रचना को चीर डाला था। अब उनकी नजर रेत जादूगर राजा पर थी। वो उसे खत्म करने को तैयार थी, लेकिन तभी दूर से एक कोमल, मोहक, मधुर आवाज आई, जैसे कोई रेशमी धागा हवा में लहरा रहा हो। जैसा कि उम्मीद थी, दा युए राजवंश की स्वामिनी अभी स्वर्गीय मानव क्षेत्र तक नहीं पहुंची, फिर भी तलवार इरादा समझ लिया। ऐसे प्रतिभाशाली लोग तो अमर संसार में भी दुर्लभ हैं। सम्राज्ञी तुरंत संभली, नजरें उस आवाज की दिशा में उठी। एक स्त्री धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सोने के चमकते वस्त्र, पेट खुला, नंगे पैर, टखने पर लाल डोरी में 2 छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई। हर कदम के साथ घंटियां बजती, टिन 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 टिन। वो आवाज सीधे हृदय में चुभती थी। छाती में तेज दर्द, जैसे कोई अदृश्य सुई चुभो रही हो। सम्राज्ञी ने तुरंत समझ लिया, ये घंटियां कोई साधारण आभूषण नहीं, आत्मा पर सीधा प्रहार करने वाला आध्यात्मिक हथियार। ठंडे स्वर में बोली, तुम सच में इस संसार की नहीं हो? मु युनशी हल्के से हंसी, बोली, ये महल इस संसार से नहीं है। ये बात तुम्हें पता चल गई तो तुम भी कोई साधारण नहीं हो। सम्राज्ञी ने आगे पूछा, मुझे बहुत उत्सुकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा रहित इस निम्न संसार में एक साधक जैसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वर इतना ठंडा था जैसे कोई पूछ नहीं रही, बल्कि पूछताछ कर रही हो। मु युनशी ने उदासीन भाव से जवाब दिया, ये महल बस संयोग से इस संसार में आ गिरा। ये सुनते ही सम्राज्ञी के मन में कुछ कौंधा। बोली, लगता है संयोग से गिर तो गई, लेकिन अब लौट नहीं पा रही हैं। अपनी मजबूरी पर उंगली रखी गई, फिर भी मु युनशी क्रोधित नहीं हुई। मुस्कुराई, मोहक, कामुक मुस्कान। बोली, बिल्कुल सही, अभी ये महल इस संसार से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही सारे राजवंशों को मिटा दूं, इस संसार के स्वर्गीय मार्ग का अनुमोदन प्राप्त कर लूं, तब स्वर्गीय मार्ग की शक्ति से बाहर निकल जाऊंगी। सम्राज्ञी ने भौहें सिकोड़ी। बोली, मुझे इतना सब क्यों बता रही हो? दोनों पहली बार मिल रही थीं। सम्राज्ञी को याद नहीं आया कि कभी इस लगभग वस्त्रहीन स्त्री से कोई संबंध रहा हो। मु युनशी बोली, शुरू में ये महल दा युए को इसी मौके पर नष्ट करने वाली थी, लेकिन तुम्हें देखकर मन बदल गया। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। ये महल तुम्हें शिष्या बनाने का इरादा रखता है। अगर तुम मेरी मदद करो इस संसार को एक करने में, तो स्वर्गीय मार्ग का अनुमोदन मिलने पर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। तुम जानती हो कि ये महल इस संसार से नहीं है, बाहर की दुनिया के बारे में भी कुछ समझती होगी। ये निम्न संसार है, मार्ग अधूरा, यहाँ अमृतत्व संभव नहीं। सम्राज्ञी चुप हो गई। मु युनशी आगे बोली, अगर शिष्या बनने को तैयार हो तो सुप्रीम सोआरिंग ड्रैगन रचना तुम्हें सौंप दूंगी। मुझे पता है तुमने बर्बरों पर हमला इसलिए किया क्योंकि ये रचना हासिल कर महासुम से मुकाबला करना चाहती हो। मु युनशी की नज़र में ये स्थानीय सम्राज्ञी कुछ काम की थी। शिष्या बन जाए तो संसार एक करने में मदद मिलेगी। सम्राज्ञी ने सोचा, मु युनशी से गठबंधन कर महासुम को हराना अच्छा विचार था, लेकिन ये बर्बर देवी भी सब कुछ नष्ट करने की सोच रही है। मतलब दा युए राजवंश भी अंत में मिटेगा। शिष्या बनकर क्या सिंहासन खुद सौंप दूं? सबसे बड़ा डर, ये स्त्री सच में शिष्या बनाना चाहती है या कोई चाल है? अमर संसार में कितने झूठ, कितनी चालबाजियां देखी।
सत्य कम ही सुनाई देता था। वो जुनवान से उनका गहरा रिश्ता इसी वजह से था, दोनों ने अमर संसार की धोखेबाजी झेली थी। हर संकट में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता गया। अमर संसार में संकट आने पर वो जुनवान पर भरोसा किया, क्योंकि दोनों एक ही संसार से थी। लेकिन ये स्त्री अलग है, ऊंचे संसार से आए। ऐसे लोग निम्न संसार के निवासियों को चींटी से ज्यादा नहीं समझते। सम्राज्ञी ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा पहले से सम्माननीय गुरु है, मुझे किसी के आगे सिर झुकाना पसंद नहीं। शब्द निकलते ही उनके चारों ओर आभा उमड़ पड़ी। धूल उड़ी, काले सोने के कवच की स्कट हवा में लहराई, चोटी हवा में कोड़े की तरह फड़फड़ाई। मु युनशी हल्के से हंसी। स्वर्गीय मानव क्षेत्र तक नहीं पहुंची, फिर भी इतनी आभा, सच में अच्छी सामग्री हो। ये महल समझता है तुम क्या सोच रही हो, क्या सोचती हो। ये महल तुम्हारा सिंहासन छीनना चाहता है। अगर ऐसा सोचती हो तो ये छोटी सोच है। इस अधूरे संसार में मुझे कोई रुचि नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो भविष्य में ये संसार तुम्हें सौंप दूंगी। कहते कहते मु युनशी के टखने की घंटियां बज उठी। ठोस ध्वनि तरंगे निकली, बार बार सम्राज्ञी के शरीर पर प्रहार करने लगी। लेकिन सम्राज्ञी अविचलित रहीं। दोनों तरफ के सैनिकों को पता नहीं था, हालांकि दोनों खड़ी थीं, लेकिन टकराव शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद सम्राज्ञी ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा मेरा गुरु पहले से है। अगर सच में सहयोग करना है तो मैं मान सकती हूं, लेकिन पहले देखूं तुम में सहयोग करने की योग्यता है भी या नहीं। शब्द खत्म होते ही तलवार उठाए। अगले ही पल हवा बदल गई, आकाश में घने बादल छा गए। दायुए के सैनिक समझ गए सम्राज्ञी अब असली वार करने वाली हैं। तेजी से पीछे हटे। सम्राज्ञी की देवतुल्य ताकत थी, उनका वार भयंकर विनाश लाएगा। पास रहना खतरनाक। मु युनशी ने कोई क्रोध नहीं दिखाया, मन ही मन बोली, चाहती हो मेरी ताकत परखना? ठीक है, महल तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। और पूरी देवतुल्य आभा छोड़ दी। ये आभा महसूस करते ही बर्बर सैनिक भी पीछे हट गए। उन्हें पता था देवी के प्रहार में मित्र अमित्र का फर्क नहीं होता। दोनों तरफ सैनिक दूर हट गए। तभी सम्राज्ञी की आकृति धुंधली हुई, एक छाया सी बनकर मु युनशी पर झपटी। पूरा संसार जैसे रुक गया, काला सफेद हो गया। पल भर में सम्राज्ञी मु युनशी के सामने, तलवार में विनाशकारी तलवार, इरादा भरा सीधा प्रहार। तलवार जैसे उनके शरीर को छूने वाली थी। मु युनशी के होठों पर हल्की मुस्कान खिली। अगले ही क्षण टखने की घंटियां फिर बजीं। ध्वनि तरंगे ठोस रूप में प्रकट हुई और आसानी से सम्राज्ञी की तलवार को रोक लिया। टकराव की आवाज गूंजी जैसे आकाश फट पड़ा हो। महासंग्राम अब चरम पर। सुनते रहिए, अब सुनिए। उस युद्ध भूमि पर धूल अभी भी हवा में तैर रही थी। विशाल गड्ढा धरती पर बन गया था, जैसे कोई आकाशीय प्रहार हुआ हो। युवा सम्राज्ञी की तलवार प्रहार घंटियों की ध्वनि तरंगों से टकराए और रुक गई। उन्होंने कोई निराशा नहीं दिखाई। सामने वाली देवतुल्य थी, इस संसार में उसकी ताकत दब गई थी, फिर भी एक छद्म देवतुल्य के लिए उसे हराना आसान नहीं। मु युनशी ने हमला नहीं किया, बल्कि मुस्कुराई और बोली, बहुत शक्तिशाली हो तुम, लेकिन सुना है महासुम के पास अब 4 देवतुल्य हैं, साथ में अजीब अजीब हथियार, और महायुवे के पास सिर्फ तुम, एक छद्म देवतुल्य। महावु नष्ट होने के बाद महासुम जब तुम पर टूट पड़ेगा, क्या सिर्फ तुम्हारे भरोसे महायुवे टिक पाएगा? सम्राज्ञी ने उदासीन स्वर में कहा, यह तुम्हारी चिंता की बात नहीं। अगले ही पल उनकी आकृति धुंधली हुई, मु युनशी से दूर हो गईं। आकाश में अनगिनत तलवारें प्रकट हुईं, सबके चारों ओर लपटें जल रही थीं। हाथ उठाया, हथेली मु युनशी की ओर, फिर वो आग लिपटी तलवारें एक साथ झपटी, जैसे आकाश से आग की नदियां बरस रही हों। ठीक मु युनशी के शरीर को छूने से पहले सारी तलवार ऊर्जाएं एक हो गईं, एक विशाल भयंकर तलवार बन गई। उस तलवार से निकलती दबाव वाली आभा देख मु युनशी भी थोड़ी हिली। इतनी शक्तिशाली तलवार कला एक छद्म देवतुल्य के पास, अप्रत्याशित। अगर अब भी दया दिखाए तो क्या लगेगा कि देवतुल्य एक छद्म देवतुल्य से कमजोर है। मु युनशी ने पतली हथेली उठाई, कलाई की चूड़ी से सुनहरी ज्योति फूटी। पल भर में एक विशाल सुनहरा फीनिक्स प्रकट हुआ, पंख फैलाए, आग बरसाता हुआ। फिर वो आग, तलवार और सुनहरा फीनिक्स टकराए, एक भयंकर विस्फोट। आध्यात्मिक शक्ति की लहरें चारों ओर फैलीं। दोनों स्त्रियां तेजी से पीछे हटीं। विस्फोट के बाद धरती पर विशाल गड्ढा। मु युनशी के वस्त्र वैसा ही साफ सुथरे। सम्राज्ञी के कवच पर धूल जमी, लेकिन चोट नहीं। मु युनशी बोली, मेरी ताकत देख ली, मुझे मारना तुम्हारे लिए आसान नहीं, और अगर मैं सच में पूरी ताकत लगाऊं तो तुम मरोगी नहीं, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाओगी।
सम्राज्ञी ने तब तक मु युनशी की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। तलवार को हथेली पर घुमाया, फिर म्यान में डाल दिया। तलवार म्यान में जाते देख मु युनशी समझ गई, सम्राज्ञी ने प्रस्ताव मान लिया। तभी सम्राज्ञी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे मन में कोई और चाल है तो देवतुल्य होकर भी मैं तुम्हें मारने का रास्ता ढूंढ लूंगी, और मैं तुम्हें कभी गुरु नहीं मानूंगी। मु युनशी को आश्चर्य नहीं हुआ। बोली, तुम्हारी तलवार कला से लगता है तुम्हारा गुरु भी किसी दूसरे संसार का है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम देवतुल्य क्षेत्र की ताकत रखती हो बिना वहां पहुंचे। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर कभी तुम्हें और शक्तिशाली साधना सीखनी हो तो ये महल तैयार रहेगा। सम्राज्ञी ने उनकी बात अनसुनी की। सीधे पूछा, क्या तुम्हारी बर्बर जनजाति की युद्ध रचना सच में देवतुल्य हमलों को रोक सकती है? मु युनशी ने उदासीन स्वर में कहा, बिल्कुल। सम्राज्ञी ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, फिर मेरी एक तलवार से क्यों टूट गई? मु युनशी मुस्कुराई, यही तो साबित करता है तुम्हारी ताकत साधारण देवतुल्य से भी ऊपर है। सम्राज्ञी ने और बहस नहीं की। हाथ बढ़ाया, रचना का मंडल दिखाओ। बर्बरों पर हमला इसी रचना के लिए किया था। अब देवी सहयोग की बात कर रही है तो ईमानदारी दिखानी चाहिए। मु युनशी ने बिना हिचकिचाहट के अंतरिक्ष अंगूठी से मंडल निकाला और थमा दिया। अंतरिक्ष अंगूठी देख सम्राज्ञी की भौहें सिकुड़ी। अमर संसार में भी ऐसी अंगूठी बहुत कम देखी थी। उनके गुरु के पास भी नहीं थी। गुरु ने कहा था केवल महाशक्तियों के बलवान ही रखते हैं। इस स्त्री के पास है, मतलब अमर संसार में भी साधारण नहीं। फिर ऐसी स्त्री इस संसार में कैसे आए? सम्राज्ञी को शक हुआ, ये देवी कुछ छिपा रही है। सावधान रहना होगा। फिर भी सहयोग तो होगा ही। अगर बर्बर देवी का इस्तेमाल कर लिया तो महासुम से डर नहीं रहेगा। आखिर दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। सहयोग तय होने के बाद बातचीत हुई, कैसे होगा ये गठबंधन। बहुत मोल भाव के बाद फैसला हुआ, बर्बर जनजाति महायुए के अधीन हो जाएगी। मु युनशी महायुए की राज्य गुरु बनेंगी। युए सम्राज्ञी राजगद्दी पर बनी रहेंगी। महायुए और बर्बरों का युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो गया, सब हैरान रह गए। लेकिन महासुम और महावु का युद्ध भी अंत की ओर था। महासुम की सेनाएं महावु की राजधानी के द्वार पर पहुंच चुकी थीं। महावु के ज्यादातर बड़े सामंत महासुम के हाथों मारे जा चुके थे। राजधानी में अफरा तफरी मची हुई थी। कई कुलीन परिवार भागने की सोच रहे थे, लेकिन कहाँ? उत्तर भागे तो महासुम की सेना ने घेर रखा है, रास्ते में ही पकड़े जाएंगे। दक्षिण भागे तो महाकियान राजवंश बचा है, वहां भयंकर महामारी फैली है। बीमारी से मरने का डर। महासुम में भागें, वो तो बिल्कुल नहीं चाहते। महासुम की नजर में महावु के कुलीन परिवार दुश्मन थे। जुर्माने के समय इन्हें निशाना बनाया जाएगा। महावु राजधानी अब अंतिम सांसें ले रही थी। मार्शल सम्राट कई दिनों से सोया नहीं था। गुस्से में कितनी दासियां और सेवक मार डाले पता नहीं, लेकिन कितने मारने से भी महावु का पतन टल नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद महासुम कोमल चांदनी बिस्तर पर पड़ रही थी। उसमें एक देह की चिकनी गोरी त्वचा चमक रही थी। वीर प्रताप और चेन वानरों प्रेम रस में डूबे थे। हाल के घटनाक्रम ने वीर प्रताप पर बहुत दबाव डाला था। सिर्फ रानियों और प्रियतमाओं की गोद में ही उन्हें सुकून मिलता। उसी समय वीर प्रताप अपनी मस्ती में मग्न थे। चेन वानरों ने रेशमी आंखों से उन्हें देखा और फुसफुसाए, मैं जल्दी लौट रही हूँ। ये सुनकर वीर प्रताप ठिठक गए। हरकत रुक गई। नीचे झुककर उनकी आंखों में देखा। इतनी जल्दी? चेन वानरों ने बाहें बढ़ाईं, वीर प्रताप की गर्दन में लपेट ली। प्यार भरी नजरों से देखा। रहस्यमय चंद्र महल में बहुत काम है। कुछ दिन पहले गुरु ने संदेश भेजा, जल्दी लौटकर महल के कार्य संभालो। वीर प्रताप ने सुना तो बोले, चंद्र महल तो गुरु ने खुद बसाया था, फिर सारे भार दूसरों पर डालकर खुद आराम कर रही हैं। कहते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया। चेन वानरों के जैद से चेहरे पर प्यार से फेरा। बोले, काश तुम हमेशा मेरे पास रह सको। चेन वानरों ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा दिन आएगा। उन्हें विश्वास था एक दिन गुरु अनुमति देंगी। आखिर गुरु इस संसार की नहीं है। एक दिन वे भी यहाँ से चली जाएंगी। तभी द्वार से बाय किनकिन की आवाज आए, महाराज, महायुए और बर्बर जनजाति का युद्ध खत्म हो गया है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वीर प्रताप का दिल धड़क उठा। खत्म? इतनी जल्दी? चेन वानरों ने तुरंत कहा, महाराज आप काम संभालिए। वीर प्रताप ने खुद को संभाला। चेन वानरों के सुंदर चेहरे को देखा, फिर द्वार की ओर बोले, अभी आता हूँ। दूत को अध्ययन कक्ष में इंतजार कराओ। कहकर झुके। चेन वानरों के कोमल होठों पर चुंबन दिया, फिर अपना काम पूरा किया। बाय किनकिन चली गईं। वीर प्रताप काम निपटाकर शाही अध्ययन कक्ष की ओर बढ़े।
कहानी अब नए मोड़ पर। सुनते रहिए। अब सुनिए। उस रात वीर प्रताप का मन थोड़ा भारी था। किसी ने ठीक महत्वपूर्ण काम के बीच में टोका, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाय किंग पर गुस्सा नहीं निकाला। ये उनका कर्तव्य था, और महायुद्ध बर्बर युद्ध की खबर महासिया के लिए सचमुच बहुत बड़ी थी। शाही अध्ययन कक्ष में पहुंचते ही लियांगजोव ने तेजी से रिपोर्ट थमाई और सीधे कहा, महाराज, महायुए ने बर्बर जनजाति से सुलह कर ली है, और बर्बर देवी अब महायुए की राज्य गुरु बन गई हैं। ये सुनते ही वीर प्रताप का हाथ, जो रिपोर्ट लेने को बढ़ा था, हवा में ठहर गया। आंखें फैल गईं। लियांगजोव को ऐसे देखा जैसे विश्वास न हो रहा हो। सुलह? महायुए तो बर्बरों पर हमला इसलिए किया था कि उनकी युद्ध रचना हथिया ले। फिर सुलह कैसे? न सिर्फ सुलह, बल्कि बर्बर जनजाति महायुए में शामिल हो गई, और देवी राज्य गुरु। ये वीर प्रताप के मन में हजार सवाल उमड़ आए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा पलटवार कैसे हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि बाय किंग बीच में ही दौड़कर आई थी। खबर तो विस्फोटक थी। क्या हुआ होगा जो बर्बरों ने महायुए से हाथ मिला लिया? होश में आए, लियांगजोव के हाथ से रिपोर्ट छीनी, फाड़कर खोली। नजरें तेजी से पंक्तियों पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद सारी बात समझ आ गई। खबरों के मुताबिक युए सम्राज्ञी और बर्बर देवी आमने सामने आईं। दोनों ने भिड़ंत की, ताकत बराबर, कोई किसी को हरा नहीं पाया। इसलिए सुलह हो गई। ये कारण पढ़कर वीर प्रताप को यकीन नहीं हुआ। सिर्फ इतने से सुलह, और महायुए ने बर्बरों को अपने में मिला लिया, देवी को राज्य गुरु बना दिया। नहीं, कुछ तो गहरा सौदा हुआ होगा। दोनों के बीच कोई ऐसा लाभ होगा जो उन्हें एकजुट कर सके। बिना साझा हित के ऐसा गठबंधन नहीं होता। वीर प्रताप को शक हुआ दोनों ने महासिया के डर से हाथ मिलाया है। महासिया की ताकत अब इतनी भारी पड़ रही है कि बाकी राज्यों के लिए सहना मुश्किल हो गया है। 4 देवतुल्य, अजीब अजीब हथियार, ये ताकत सारे राजवंशों को झाड़ू की तरह साफ कर सकती है। ये सोचकर वीर प्रताप ने रिपोर्ट आगे पढ़ी। उसमें लिखा था, युए सम्राज्ञी और बर्बर देवी दोनों छद्म देवतुल्य से ऊपर की ताकत रखती हैं। लड़ाई के समय मौसम बदल गया। आकाश काला पड़ गया, हवा थम गई। महागुरु की लड़ाई से कहीं ज्यादा उथल पुथल, भौहें सिकुड़ गईं। वू जुनवान ने बहुत पहले कहा था, युए सम्राज्ञी देवतुल्य है। तब वीर प्रताप को शक हुआ था। सोचा शायद छद्म देवतुल्य को देवतुल्य समझ लिया। बाद में वू जुनवान ने छद्म देवतुल्य क्षेत्र प्राप्त किया। तब समझा कि फर्क क्या है। कहा कि युए सम्राज्ञी शायद देवतुल्य नहीं, सिर्फ छद्म देवतुल्य है। और अब जासूसों की रिपोर्ट कह रही है, दोनों देवतुल्य स्तर की ताकत रखती हैं। एक युए सम्राज्ञी, एक बर्बर देवी, मिलाकर महायुए के पास 2 देवतुल्य, और बर्बर देवी की युद्ध रचना देवतुल्यों से लड़ सकती है। जब महासिया महायुए पर चढ़ाई करेगा तो बहुत मुश्किलें आएंगी। सोचते ही सिर दुखने लगा। लगता है विश्व विजय की रफ्तार फिर धीमी पड़ जाएगी। महावु अब गिरने ही वाला है। लेकिन उसके बाद महायुए और महाकियान दोनों मोर्चे पर मुश्किलें। अध्ययन कक्ष में गहरा सन्नाटा छा गया। वीर प्रताप रिपोर्ट पढ़ते रहे, बहुत देर तक चुप। तभी द्वार पर स्त्री रक्षक की आवाज आए, महाराज, महावु से युद्ध रिपोर्ट। वीर प्रताप होश में आए, द्वार की ओर बोले, अंदर लाओ। रक्षक अंदर आए, नई रिपोर्ट थमाए। वीर प्रताप ने खोली। मुंह चांगतियान की रिपोर्ट थी मोर्चे से। महासिया की सेना महावु राजधानी के द्वार पर पहुंच चुकी है। बस आखिरी कदम बाकी, महावु अब गिरेगा ही। ये पढ़कर वीर प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बोले, आखिर कोई अच्छी खबर आए। महावु खत्म होते ही महायुए पर विचार करेंगे। 2 देवतुल्य हैं तो क्या, कोई मुश्किल वीर प्रताप को रोक नहीं सकती। धुंधली दुनिया की मुहरें टूटने वाली हैं। तय समय में इस संसार को एक करना है। सारे संसाधन इकट्ठे कर ताकत बढ़ानी है। तभी धुंधली दुनिया के दुश्मनों से लड़ पाएंगे। और सबसे जरूरी, संसार एक करने से उनकी साधना देवतुल्य क्षेत्र से आगे बढ़ेगी। इसलिए 2 देवतुल्य भी अब उन्हें डराते नहीं। हाँ, परेशानी थोड़ी होगी। 4 देवतुल्यों की सेना उनके पास है। खुद भी देवतुल्य मारने की ताकत रखते हैं। हाथ में वध भाला है, कोई खिलौना नहीं। फिर दोनों रिपोर्ट लियांगजोव को थमाई। बोले, ये दोनों रिपोर्ट महापंडित जुगे और महापंडित सीतू को ले जाओ। लियांगजोव ने रिपोर्ट ली, सिर झुकाया, जो आ गया महाराज, मैं विदा होता हूँ। लियांगजोव चले गए। वीर प्रताप भी चेन वानरों के कक्ष लौट आए, अपना अधूरा काम पूरा करने। उधर महावु राजधानी शहर में अब कोई व्यवस्था नहीं रही। हत्याएं होती रहीं, किसी को परवाह नहीं। बड़े बड़े लोग सिर्फ भागने की सोच रहे थे। शहर की फिक्र किसी को नहीं। महावु का शाही परिवार पूरी तरह डर गया था।
देवतुल्यों के आने का अंदेशा तो था, लेकिन इतनी जल्दी कभी नहीं सोचा था। अब भागने की जगह भी नहीं। राजधानी के ऊपर जैसे काले बादल छाए थे। लोगों के मन में सिर्फ निराशा। मंत्री अब मार्शल सम्राट की ओर देख रहे थे। क्या फैसला लेंगे, आत्महत्या या समर्पण? मार्शल सम्राट का स्वभाव देखकर लगता था आत्महत्या। इतनी पीढ़ियों की नींव उनके हाथों खत्म हो रही है। गर्व बहुत ऊंचा। मंत्रियों ने मन बना लिया, जैसे ही सम्राट आत्महत्या करेंगे दरवाजे खोलकर समर्पण कर देंगे। अभी दरवाजे नहीं खोले क्योंकि समझते थे महासिया की सेना राजधानी में घुस सकती है। लेकिन वे रुके हैं, मार्शल सम्राट के फैसले का इंतजार। अगर महासिया को जल्दी नष्ट करना होता तो पहले देवतुल्यों के आने पर ही कर देते। अब तक इंतजार क्यों? उस रात पूरी महाबू राजधानी की नजरें शाही महल पर टिकी थीं। सब मार्शल सम्राट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। महल के अंदर मार्शल सम्राट सिंहासन पर बैठे थे, खाली दरबार को देख रहे थे। मन में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं। बहुत देर बाद उनके पुत्र पुत्रियां दरबार में आए। सब कांप रहे थे, पता नहीं अंतिम पल में सम्राट क्या पागलपन कर बैठे। कई राजा देश गिरने से पहले अपने बच्चों को मार डालते हैं ताकि अपमान न सहना पड़े, और मार्शल सम्राट ठीक वैसा ही था। सम्राट ने बच्चों की ओर देखा, फिर पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो? ये सवाल सुनते ही राजकुमार राजकुमारियां एक साथ घुटनों पर गिर पड़े। राजकुमार वूमिंग ने डरते डरते कहा, पिताजी, हमें समर्पण कर देना चाहिए। जुनवान अब महासुम सम्राट की नोबल कंसोर्ट है। समर्पण कर दें तो भविष्य में अभी भी मौका मिल सकता है। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर। सुनते रहिए। अब सुनिए। उस रात महाबू के शाही महल में ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे मौत खुद दरवाजे पर खड़ी हो। मार्शल सम्राट सिंहासन पर बैठे थे। राजकुमार वूमिंग की कायरतापूर्ण बातें सुनकर भी उन्होंने न तो डांटा न गुस्सा किया, बस शांत, इतने शांत कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। वूमिंग को लगा पिताजी चुप हैं तो शायद गुस्सा और भी भयंकर होगा। पीठ पर पसीना छूट गया, जमीन पर लेट गए कांपते हुए। बाकी राजकुमार राजकुमारियां भी उसी हाल में। मार्शल सम्राट का स्वभाव सब जानते थे, आग की तरह भड़कता था। ये शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। अगले ही पल तलवार निकालकर सबको काट डाले, कोई आश्चर्य नहीं। सम्राट चुपचाप बैठे रहे, फिर एक एक करके घुटनों के बल बैठे बच्चों की ओर देखा। धीमे गहरे स्वर में बोले, मैंने जीवन भर छोटे छोटे राज्यों को कुचला, पूर्वजों से मिली भूमि को दोगुना कर दिया। मैंने अपने पुरखों का नाम रोशन किया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी राजधानी भी किसी और राजवंश की सेना से घिर जाएगी। शायद ये कर्म का फल है। आज मेरा देश नष्ट हो रहा है, एक दिन महासुम को भी यही हाल होगा। शब्द निकलते ही उनके शरीर से भयंकर दबाव फैला। पूरी सभा में हवा थम गई। राजकुमार राजकुमारियां डर से जमीन पर चिपक गए। सोचा अब पिताजी वार करेंगे। सबने आंखें बंद कर लीं। मौत का इंतजार, लेकिन वार नहीं हुआ। सब हैरान। धीरे धीरे कुछ ने आंखें खोली। सिंहासन पर बैठे पिताजी उन्हें लाल लाल आंखों से घूर रहे थे। चेहरा इतना भयंकर कि रोंगटे खड़े हो गए। सबने फिर सिर झुका लिया। सम्राट फिर बोले, हमेशा याद रखना, तुम्हारा देश किसने नष्ट किया? तुम्हारी ये शान और शौकत किसने छीनी? तुम ही नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। तुम्हारा दुश्मन महासिया का शाही परिवार है। शब्द खत्म होते ही उनके शरीर से सच्ची ऊर्जा फूटी, काली लाल, अजीब, भयानक। वो ऊर्जा पूरी सभा में फैली, फिर राजकुमार राजकुमारियों के शरीर में समा गई। पल भर में सबके भीतर तूफान उठा। साधना स्तर तेजी से बढ़ने लगा। जिन राजकुमारियों की कोई साधना नहीं थी वे 5वीं श्रेणी की योद्धा बन गईं। राजकुमार 9वीं श्रेणी तक पहुंचे, कुछ तो अर्ध महागुरु स्तर पर। सब स्तब्ध। पिताजी ने ये कैसे किया? उनके माथे पर महाबू शाही परिवार का चिन्ह उभर आया। सम्राट ने जोर से हंसा। हंसी में दर्द था, क्रोध था, प्रतिशोध था। बोले, वीर प्रताप, आज तू मेरा देश नष्ट कर रहा है। एक दिन मेरी संतानें तेरे महासुम को मिटा देंगी, तेरे लू परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। हंसते हंसते अचानक मुंह से खून की धार निकली। सब खड़े हो गए महाराज, लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं बढ़ा। सम्राट ने खून पोंछा, फिर बोले, ये महाबू की गुप्त राज विद्या थी। मैंने अपनी सारी साधना तुम में स्थानांतरित कर दी है। कल तुम सब समर्पण करो, शहर के द्वार खोल दो। महाबू की बहाली की उम्मीद अब तुम में है। मैं समर्पण करके नहीं मरूंगा। कहते ही कमर से सम्राट की तलवार निकाली। एक ही वार में अपना गला काट लिया। खून की धार सिंहासन पर बिखर गई। राजकुमार राजकुमारियां अब नहीं रुक सके। दौड़कर सिंहासन पर लेटे पिताजी के शरीर के पास गिर पड़े।
फूट फूट कर रोए। उन आंसुओं में कितना पिताजी के लिए था, कितना अपनी किस्मत के लिए, किसी को पता नहीं। वे रोते रहे। रोते रोते सुबह हो गई। तभी राजकुमार वूहे ने आंसू पोंछे भाई बहनों की ओर देखा। बोला, पिताजी अब इस संसार में नहीं। उनका मिशन अब हमारे कंधों पर है। हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना है। महासुम सम्राट अपनी दया दिखाने के लिए हमें अभी नहीं मारेंगे। बस नाटक करो, समर्पण कर दो, जीवित रहेंगे। ये सुनकर सबके मन में और गहरा दर्द उठा। कैदी बनना, अपमान सहना, मर जाना बेहतर। लेकिन जैसे ही मरने की इच्छा मन में आई, दिमाग में झटका लगा। दुख की जगह घृणा ने ले ली। सब कुछ वीर प्रताप की वजह से, सब कुछ महासुम की वजह से। इन्होंने सब छीना है। इन्हें मारेंगे, महासुम को उखाड़ फेंकेंगे। आंखें लाल हो गईं, रोने से, घृणा से या किसी और प्रभाव से। जब होश आया तो सबने वूहे की बात मान ली। अब पिताजी नहीं है, हट करने से क्या फायदा। मर गए तो बदला कौन लेगा, देश कैसे बहाल होगा। वूहे महल से निकले, मंत्रियों को बुलाया। मंत्री आए, सिंहासन पर मरा हुआ मार्शल सम्राट देखा। सबने मन ही मन राहत की सांस ली। सम्राट मर गया, अब बिना किसी अड़चन के समर्पण कर सकते हैं। अच्छा काम किया तो महासुम शायद इन्हें छोड़ दे। वूहे ने समर्पण का प्रस्ताव रखा। किसी ने विरोध नहीं किया। वूहे ने यश मुद्रा उठाई, मंत्रियों के साथ शहर के द्वार पर गए। खुद द्वार खोल दिए। सुबह की पहली किरणें निकल रही थीं। उधर महासुम की छावनी में मू चांगतियान और अन्य सेनापति बैठक कर रहे थे। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। उत्तेजित स्वर में बोला, सेनापतियों, महावू ने समर्पण कर दिया है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इतने दिनों का इंतजार आखिर खत्म हुआ। लेकिन फिर सवाल उठा, समर्पण पत्र किसे स्वीकार करना है। ये बड़ा सम्मान था। सब एक दूसरे को देखने लगे। महावू पर चढ़ाई के लिए कई मुख्य सेनापति थे, मू चांगतियान, श्वानयुवानचेन, सोंग शुएलिन और अन्य। सब बराबर पद के। इस यश का हक किसे। तभी सोंग शुएलिन बोले, सेनापति मू, आप ये जाकर महावू से समर्पण पत्र लीजिए। मू परिवार का दर्जा बहुत ऊंचा था। मू जियान सम्राज्ञी नहीं थी, लेकिन उनका पुत्र युवराज था। ये सुनकर बाकी सेनापतियों ने भी कहा, हाँ सेनापति मू, ये सम्मान आपको मिलना चाहिए। मू चांगतियान ने हाथ हिलाकर मना किया। ये उचित नहीं। वे नहीं चाहते थे कि मू परिवार पर और ज्यादा ध्यान जाए। दर्जा पहले से इतना ऊंचा है और यश मिला तो यान प्रांत में किसी को लग सकता है कि खतरा है। वैसे भी पोता युवराज है, और क्या चाहिए। फिर श्वानयुवान चेन की ओर देखकर बोले, सेनापति श्वानयुवान ही लें। महाराज उन्हें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इस यश की जरूरत उन्हें है। श्वानयुवान चेन ने भी मना किया। बहुत देने लेने के बाद आखिरकार तय हुआ, श्वानयुवान चेन ही महासुम की ओर से महावू का समर्पण पत्र और यश मुद्रा स्वीकार करेंगे। महावू का अंत हो चुका। अब महासुम की नजर आगे। सुनते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसके नए एपिसोड जल्दी देखना चाहते हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे।